Hello everyone, this is Azra Batul and we are going to start our topic on Competition Act 2002 as we have learned earlier about this topic and we have learned some points of this topic and now we will start from the new points of this topic. What we have learned about this, we have learned some definitions, some meanings and anti-competitive agreements and parts of anti-competitive agreements. We have learnt about the horizontal agreement, what is the horizontal agreement and the examples of horizontal agreement. Before we starting it, today we are going to start from predatory price. What is predatory price? It is also an unfair mean. It is also an unfair means of Competition Act which is regulated by Competition Commission of India. So what is the predatory price? It is written in under section 4. The sales of goods at a price which below the cost to reduce competition or eliminate the competitors. So it is clearly in these lines that what is the predatory price. Let's have an example that हमारी market में बहुत सारे retailers हैं and they have similar products of similar qualities. So क्या होता है कि उन similar product और similar qualities पे if someone has to win the competition, so he can use the unfair means also. वो क्या करेगा कि predatory pricing में जो goods उसको example ले लेते हैं कि कोई भी products है वो किसी भी retailer को 5000 में सेल करना होता है, उनको 4000 उसकी कॉस्ट पड़ रही है बट एक रिटेलर है जो उसको 5000 में सेल कर रहा है, उसी तरह सभी रिटेलर 5000 में दे रहे हैं. अब क्या होता है कि कोई भी इफ़ ही वांट्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर टुवर्ड्स हिम, अगर वो चाहता है कि सभी कस्टमर उसके पास आ जाएं तो वो क्या करेगा, ही विल स्टार्ट टू सेल दैट प्रोडक्ट इन ऑफ बिलो द कॉस्ट. तो क्या करेगा, बिलो द कॉस्ट उस प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट करेगा. वेदर ही इज फेसिंग लॉस, चाहे वो लॉस ही क्यों ना फेस कर रहा हो, बट वो ऐसा करेगा. क्यों करेगा? To win the market. Whether it is unfair mean, that doesn't matter. If someone has huge fund to sustain the temporary loss, so वो ऐसा करेगा. अब होगा क्या, जो उसके अदर रिटेलर्स हैं सिमिलर प्रोडक्ट्स जो सेल कर रहे थे वो 5000 में कर रहे थे और वही प्रोडक्ट्स कस्टमर को अगर 3500 में मिल जाए तो कस्टमर विल अट्रैक्ट डेफिनेटली. हम अपने ऊपर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट किसी शॉप पर 5000 का है और एक शॉप ऐसी है जो उसको बिलो दी कॉस्ट दे रही है, वो उसको 3500 का दे रही है या कॉस्ट टू कॉस्ट दे रही है 4000 का दे रही है, सो वी विल अट्रैक्ट टुवर्ड देम डेफिनेटली. हम उसकी तरफ टुवर्ड अट्रैक्ट होंगे. सो हाँ, क्या होता है कि कस्टमर उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है जहाँ उसको मैक्सिमम बेनिफिट विद लेस प्राइजेस मिल रहे हों. अब इससे क्या होगा, जो अदर कंपनीज हैं दे विल वेट 1 month 2 month 3 months, वो वेट करेंगी. देन व्हाट विल दे डू, they will have to switch with another business because they are not sustaining and they are not interacting and they are not attracting the customer towards them. Even a single customer is not attracting towards them. So वो क्या करेंगी, वो किसी और बिजनेस में स्विच कर लेंगी. इससे क्या होगा, जो कंपटीशन होगा वो ख़त्म हो जाएगा उस पर्टिकुलर रिटेलर के लिए या उस पर्टिकुलर सेलर के लिए जो कंपटीशन विन करना चाहता था. क्या होगा कि मार्केट में और कोई कंपटीटर नहीं रहेगा और वो कंपटीशन को इस तरह से अनफेयर मीन से विन कर लेगा. लेकिन ये क्या होगा, ये अनफेयर मीन्स में आएगा और ये सही नहीं माना जाता. इट इज़ नॉट लीगल और प्रीडेटरी प्राइसिंग लीगल नहीं होती हैं. सो अब क्या होगा, what happen, because there is no any competitor, सिर्फ एक ही सेलर है. now what will he do, he can charge 8 or 10,000 if he wants of that similar product. अब क्या होगा, कोई कस्टमर नहीं है, सॉरी कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है और कस्टमर सभी उसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं. पहले उसने बिलो द कॉस्ट अपना प्रोडक्ट सेल किया था, अब वो क्या करेगा, अब उसके सामने मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी. अब सिर्फ वो ही वहाँ पर सेलर होगा. सो वो जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट 4000 थी
उस प्रोडक्ट को वो 3500 पे सेल कर रहा था, अब वो क्या करेगा, अब उसी प्रोडक्ट को 6000, 7000, 8000 पर भी सेल कर सकता है। एंड कस्टमर के लिए कंपल्जन हो जाएगी, बिकॉज देयर इज नो एनी अदर सेलर इन द मार्केट, सो दे विल हैव नो एनी चॉइस। सो उनको वो प्रोडक्ट उनसे उसी सेलर से खरीदना पड़ेगा। ये प्रीडेटरी प्राइसिंग होती है और दिस इज आइडियली नॉट अलाउड, दिस इज आइडियली नॉट अलाउड बिकॉज दिस इज एन अनफेयर मीन। सो ये अलाउड नहीं होता है। और सो हाउ दैट प्रीडेटरी प्राइस वर्क्स इन द मार्केट, प्रीडेटरी प्राइस कैसे वर्क करता है इससे हम समझ जाते हैं। प्रीडेटरी प्राइस होता क्या है ये भी हम समझ जाते हैं इस एक्सप्लेनेशन से, और इसके एग्जांपल भी हमने समझ दिए। नेक्स्ट इसके बाद हम शुरुआत करते हैं। हम हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट कवर कर चुके थे, वी हैव कवर्ड हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट, एंड उसके जो हमारे एग्जाम्पल्स थे वो भी हमने कवर कर लिए थे। नाउ बात आती है व्हाट इज वर्टिकल एग्रीमेंट। हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट में था सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेम लेवल ऑफ कंपनीज वहाँ पर डील कर रही थी, आपस में एग्रीमेंट कर रही थी। यहाँ आता है वर्टिकल एग्रीमेंट्स। वर्टिकल एग्रीमेंट्स ऑपरेटिंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन चेन लाइक प्रोड्यूसर, डीलर, बायर्स, दे आर नॉट void per se, these are void by rule of reason। सो वर्टिकल एग्रीमेंट में क्या होता है, वर्टिकल एग्रीमेंट में क्या होता है, दे आर नॉट डीलिंग विथ सिमिलर प्रोडक्ट्स, they are not dealing with same level of products, but they are dealing with different level of productions। और उसमें अलग अलग चेन होती है, प्रोड्यूसर्स की, डीलर्स की, बायर्स की। सो डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन में डील करते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन की उसमें एग्रीमेंट्स होते हैं। सो ये दीज आर नॉट void per se, बट ये void होते हैं रूल ऑफ रीजन्स से। कोई इनका रीज़न होता है जिसकी वजह से इनको void माना गया है। सो एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल एग्रीमेंट्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल एग्रीमेंट्स में आता है हमारा, फर्स्ट है टाइन अरेंजमेंट्स, नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट्स, थर्ड एक्सक्लूसिव सप्लाई अरेंजमेंट्स एंड रिफ्यूजल टू डील, एंड लास्ट रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। यस, एंड नाउ व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ दीज। टाइन अरेंजमेंट्स में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के वो प्रोडक्ट्स जिनकी मार्केट में डिमांड नहीं होती, ऐसे प्रोडक्ट्स जो सेल नहीं हो रहे होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को कंपनी टाई कर देती है विद दीज एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स विच आर सेलिंग इन द मार्केट। जो भी अच्छे से सेल हो रहे होते हैं, जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है, उनके साथ अपने ऐसे प्रोडक्ट्स को वो टाई कर देती है जिनकी सेल नहीं हो रही होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि मिक्स फ्रूट जैम मोस्टली सभी को पसंद होता है, मिक्स फ्रूट जैम सभी परचेज करते हैं, बट उनका एक फ्लेवर का जैम, किसी भी सिंगल फ्रूट जैम होता है, वो बहुत कम सेल होते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम मिक्स फ्रूट जैम लेने जाते हैं तो कभी कभी कंपनी क्या करती है, किसी भी फ्रूट फ्लेवर का जो उसका बिक नहीं रहा होता है उसको मिक्स फ्रूट जैम के साथ टाई कर देती है। इसमें क्या होता है, कस्टमर को अगर मिक्स फ्रूट जैम परचेज करना है तो उसको उसके साथ वो सिंगल फ्रूट जैम की जो बॉटल उसको जार फ्री मिल रहा है वो भी उसको साथ में लेना होता है। ये टाई अरेंजमेंट कहलाता है। और इसमें कभी कभी क्या होता है, कंपनी उस प्रोडक्ट को जो बिक नहीं रहा होता है, कभी कभी एक प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट के साथ फ्री भी दे देती है, कभी कभी उसी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स में मर्ज कर देती है, जो कस्टमर्स को पता नहीं चल पाता। ये होता है टाइन अरेंजमेंट और ये वर्टिकल एग्रीमेंट्स में आता है। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट्स। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट में क्या होता है, जो कंपनी है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स फिक्स कर लेती है कि हमारा जो प्रोडक्शन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अपने पर्टिकुलर एरियाज में सिर्फ यही डीलर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अदर देन कोई डिस्ट्रीब्यूटर उनका प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। ये एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट एंड रिफ्यूजल टू डील। यस, we are discussing about the exclusive supply agreements and we have real example of it। अभी क्या हुआ था, इसका रियल एग्जाम्पल है जिंदल स्टील पावर लिमिटेड कंपनी का। उसमें क्या हुआ था, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड कंपनी ने सेल्स पर एलिगेशन लगाया था कि सेल्स और इंडियन रेलवे का
एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट हुआ रखा है, दैट्स वाई वी कैन नॉट एंटर इनटू द मार्केट। हम इस वजह से मार्केट में एंटर नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट इस तरह का होता है, और रिफ्यूज़ल टू डील भी इसी में कवर होता है। रिफ्यूज़ल टू डील क्या होता है? रिफ्यूज़ल टू डील में फॉर एग्जांपल कि वी आर मैन्युफैक्चरिंग अ ब्रांड एंड वी हैव फिक्स्ड अ रिटेलर दैट यू विल सेल ओनली आवर प्रोडक्ट्स। आप सिर्फ हमारा ही प्रोडक्ट सेल करेंगे, इसके अलावा आप किसी का प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे। ये रिफ्यूज़ल टू डील में आता है। नेक्स्ट इसका आता है वर्टिकल एग्रीमेंट्स में रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस में क्या होता है? फॉर एग्जांपल, दो कंपनीज हैं ए एंड बी। बी ए से कोई प्रोडक्ट परचेज करती है और बी उसको पर यूनिट पर 500 कॉस्ट के ऊपर बी को प्रोडक्ट सेल करता है। अब बी उस प्रोडक्ट को आगे सेल करती है, तो अगर वो सी को सेल कर रही है तो वो क्या करेगी? अगर उसको 500 पर यूनिट में कोई प्रोडक्ट मिला है तो उस 500 के प्रोडक्ट पे कुछ प्रॉफिट अर्न करना चाहेगी, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहेगी। वो चाहेगी कि मुझे 500 मिला, मे बी मैं 8000 या 1000 में इसको सी को सेल कर दूंगा। बट यहाँ क्या होता है? रीसेल प्राइस मेंटेनेंस में ए ने बी को जो भी प्रोडक्ट सेल किया है वो उसकी प्राइस फिक्स करता है कि हमने आपको ये 500 में सेल किया है, अगर आप आगे इसको सेल करते हो तो आप उसके जो प्राइस हैं 700 से ज़्यादा नहीं रखेंगे। आप अगर सी को दे रहे हैं, आपको 700 में ही उसको रीसेल करना होगा। तो क्या ये रीसेल प्राइस मेंटेनेंस है? ए जो है वो बी को भी सेल के प्राइस फिक्स कर रहा है, और जो सी को सेल किया जाएगा बी के जरिए वो उसके भी सेल प्राइस फिक्स कर रहा है। तो ये रीसेल प्राइस मेंटेनेंस आता है, ये वर्टिकल एग्रीमेंट्स में आता है। दीज ऑल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बाय द रूल ऑफ रीजन। ये वॉइड होते हैं और वर्टिकल एग्रीमेंट में ये कवर होते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन. Yes, as we have discussed earlier about the monopoly. What was the monopoly? That someone has the right to sell exclusive product in the market and no one competitor in front of him. सो ये मोनोपोली होती है। उसी तरह से डोमिनेंट पोजीशन में होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज टू एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ मार्केट फोर्सेस। क्या होता है कि डोमिनेंट पोजीशन में किसी भी एंटरप्राइजेस के पास ऐसी इंडिपेंडेंट पोजीशन होती है, वो एबिलिटी होती है कि वो जो चाहे उस प्राइस पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है, उसका मार्केट फोर्सेस का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इसमें क्या होता है कि डोमिनेंट पोजीशन में अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन भी हो जाता है। अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में क्या होता है कि वो अपनी पोजीशन का मिसयूज करने लगते हैं। इसमें हमारे 3 पॉइंट्स कवर होते हैं। फर्स्ट है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पोजेज अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। अब क्या होता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में, जब किसी की मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, सो वो अगर अपना मिसयूज अपनी पोजीशन का मिसयूज करने लगता है तो वो अनफेयर मीन्स को भी फॉलो करने लगता है। अनफेयर मीन्स से वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि कोई कॉम्पिटिटर नहीं आएगा, सिर्फ वो ही सिंगल सेलर है जो उसको अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे कस्टमर को सेल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिट और रिस्ट्रिक्ट्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। लिमिट और रिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में क्या होता है, वो अपने गुड्स को अवेलेबल होने पर भी रिस्ट्रिक्टेड कर देता है और लिमिट्स कर देता है उसकी, कि मार्केट में उसके प्रोडक्शन की डिमांड होने पर भी उसके प्राइस हाई हों, प्राइस बढ़ें, वो उसके प्राइस बढ़ा देता है और अपनी डिमांड, अपनी जो सप्लाई है वो कम दिखाता है। इससे उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है और प्राइस हाई हो जाते हैं। क्रिएट मोनोपोली, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट द मोनोपोली। मोनोपोली में वो उसकी सिंगल पोजीशन हो जाती है और वो उसका मिसयूज़ करने लगता है, जिस तरह से चाहे, जैसे चाहे वो उसके प्राइस फिक्स कर देता है। ये हमारी अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में आ जाता है। सो वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस स्लाइड। सो आई होप आप सभी अच्छे से इसको समझ गए होंगे, और इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करेंगे, वो आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय। थैंक यू।